डॉक्टर की बात सुनाने के बाद शक्ति मोनू को खून ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। शक्ति का ऑर्डर सुनाने के बाद मोनू भी तुरंत अपने सभी आदमियों को बता देता है कि उनके छोटे मास्टर को ए पॉजिटिव खून की जरूरत है, जिससे ब्लैक कोबरा गैंग के सभी लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग दिखने की वजह से बड़े बड़े खानदान और बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग यह जानने के लिए लोग लगा देते हैं कि आखिर ब्लैक कोबरा गैंग अचानक से दिल्ली में क्यों दिखाई दी। दोबारा से ब्लैक कोबरा गैंग दिखने की वजह से इस नाम ने दोबारा से दिल्ली को हिला दिया था और वह नाम था डेविल। सिटी हॉस्पिटल के मैन डॉक्टर महेश भारद्वाज को पता चल जाता है कि यह सारे ब्लैक कोबरा गैंग के मेंबर हैं और यह सारे उस जवान लड़के के लिए इकट्ठा हुए हैं जो इस समय आईसीयू में एडमिट है। ब्लैक कोबरा गैंग के सभी लोग अपने अपने खून की जांच करा रहे थे। वही आरव को उसकी सारी याददाश्त वापस याद आ रही थी। आरव इस समय अपने बचपन से लेकर अब तक की अपनी सारी यादें देख रहा था। उसे तो कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाई दे रहे थे जो उसने कभी देखे नहीं थे। नेकी राम सिंह नाम के इंसान एक अघोरी बाबा के साथ अपने घर के अंदर जा रहे थे। नेकी राम सिंह उस अघोरी बाबा को अपने पोते को आशीर्वाद देने की विनती करता है। अब आगे वह अघोरी बाबा जैसे ही नेकी राम सिंह को उसके सामने हाथ जोड़ते हुए देखता है तो उनका भी मन पिघल जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि समाज में इतना बड़ा रुतबा रखने वाला इंसान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। नेकी राम सिंह के इस व्यवहार से उस अघोरी बाबा को पता चल जाता है कि नेकी राम सिंह धरती से जुड़ा इंसान है। तो अघोरी बाबा नेकी राम सिंह को आश्वासन देते हैं कि वह उनके पोते को आशीर्वाद जरूर देंगे। फिर नेकी राम सिंह तुरंत उन अघोरी बाबा को अपने पोते के पास ले जाने लगते हैं। वह अघोरी बाबा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो वह भी हैरान होते जा रहे थे, क्योंकि वह अघोरी बाबा जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा से उन्हें वह ऊर्जा महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद नेकी राम सिंह एक कमरे में जाते हैं। उस पूरे कमरे को खिलौनों से सजाया हुआ था। उस कमरे में एक लकड़ी का पालना था जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसे जन्मे सिर्फ 6 दिन हुए थे। उस इतने छोटे बच्चे के चेहरे से ही एक अप्रत्याशित तेज चारों तरफ फैल रहा था। वह छोटा बच्चा इस समय गहरी नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उस छोटे बच्चे को देखकर उन अघोरी बाबा को विश्वास नहीं हो रहा था। वे जिस ऊर्जा का इतनी दूर से पीछा कर रहे थे वह इस छोटे बच्चे के शरीर से निकल रही थी। वह अघोरी बाबा उस छोटे बच्चे को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी वह छोटा बच्चा भी अपनी आंखें खोलता है और उस अघोरी बाबा की तरफ देखता है। उस अघोरी बाबा को देखने के तुरंत बाद वह छोटा बच्चा एक मनमोहक मुस्कान उन अघोरी बाबा को पास करता है। उन अघोरी बाबा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस समय उन्होंने क्या देखा। उनको एक झलक देखने के बाद वह छोटा बच्चा दोबारा से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, लेकिन उस छोटे बच्चे के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। नेकी राम सिंह अपने पोते के पालने के पास जाते हैं और उन अघोरी बाबा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बाबा जी यही मेरा पोता है। नेकी राम सिंह की बात सुनने के बाद वह अघोरी बाबा नेकी राम सिंह के पास जाते हैं और उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उस बच्चे के सिर को बड़े ही प्यार से सहलाने लग जाते हैं और उस छोटे बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम अपने जीवन में जिस भी चीज को चाहो उस लक्ष्य को तुम पा सको। आशीर्वाद देने के बाद वह अघोरी बाबा दोबारा से उस बच्चे को पालने में लेटा देते हैं और फिर नेकी राम सिंह की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, मैं आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। उन अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद राम सिंह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनका आदर करते हुए नेकी राम सिंह सभी को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। नेकी राम सिंह का इशारा देखकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद वे अघोरी बाबा नेकी राम सिंह के पास आते हैं और उनके कान में कुछ बताने लग जाते हैं। नेकी राम सिंह जैसे जैसे उन अघोरी बाबा की बात सुन रहा था तो वह और ज्यादा हैरान होता जा रहा था, लेकिन उनकी पूरी बात समझने के बाद नेकी राम सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर नेकी राम सिंह
अपने घर के पास में ही उन अघोरी बाबा के लिए एक घर बनवा देते हैं। उस दिन के बाद उन अघोरी बाबा ने उसी घर में साधना की थी। नेकीराम सिंह समय समय पर उन अघोरी बाबा से मिलते रहते थे। एक दिन उन अघोरी बाबा ने नेकीराम सिंह को 9 अलग अलग रंग के जेड पत्थर दिए थे और उनको बहुत सी बातें बताई थी। नेकीराम सिंह भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। नेकीराम सिंह ने अपने पोते का नाम आरव रखा था। जब आरव 1 साल का हो गया था, आरव के 1 साल के होने के बाद अघोरी बाबा रोज आरव को अपने पास बुलाते और रोज उसको नई नई चीजें सिखाते। उन अघोरी बाबा ने उस 1 साल के बच्चे को अघोर साधना भी सिखा दी थी। अब और आरव भी बिना कहे उन अघोरी बाबा के पास रोज सुबह जाता और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखता और शाम को ही वापस घर जाता था। आरव के 5 साल के होने तक उन अघोरी बाबा से जितना हो सकता था उन्होंने आरव को सिखा दिया था। उन अघोरी बाबा ने आरव को प्राचीन मार्शल आर्ट, आयुर्वेदिक, शास्त्र, शस्त्र सभी क्या ज्ञान दे दिया था। आरव सीखने की रफ्तार भी आम बच्चों के मुकाबले काफी तेज थी। आरव के 5 साल होने के बाद अघोरी बाबा वापस से हिमालय पर चले गए थे। अघोरी बाबा के चले जाने के बाद आरव का मन भी इतना नहीं लगता था, इसलिए स्कूल से आने के बाद आरव जहाँ पर अघोरी बाबा रहते थे वहाँ पर ही रहता था। लेकिन जाने से पहले उन अघोरी बाबा ने जतिन को एक अंगूठी दी थी। आरव ने उस अंगूठी को बचपन से लेकर आज तक पहना था। इस दृश्य को देखकर बड़ा आरव अपने हाथ की अंगूठी को देखता है जो उन अघोरी बाबा ने उसे पहनने को दी थी। आरव अब अपना स्कूल का काम, अपने ट्रेनिंग, सभी कार्य उसी घर में करता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद आरव सभी से मिलने जुलने लग गया था। लेकिन उन अघोरी बाबा के घर में वह एक बार जरूर जाता था। तकरीबन 1 साल के बाद आरव के दादाजी नेकीराम सिंह काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, जिस वजह से उनका इलाज विदेश में चल रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने सिंह फैमिली पर हमला कर दिया था। इसकी खबर नेकीराम सिंह को भी लग गई थी। उन्हें पता चल गया था अगर उनका परिवार खत्म भी हो गया तो भी उनका एक न एक वारिस इस परिवार को दोबारा से खड़ा कर सकता है। उनको सबसे ज्यादा उम्मीद आरव से थी, इसलिए वह हेरिटेज पैलेस से अपनी सभी ताकतों को हटा देते हैं ताकि इस परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए वारिस के पास ताकत हो। लेकिन हेरिटेज पैलेस में उन्होंने अभी अपनी आम ताकत को रखा था ताकि उनके परिवार को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। लेकिन उनके दुश्मनों ने अनजानी खास ताकतों का इस्तेमाल किया था उनके परिवार को खत्म करने के लिए। हालांकि आरव उन खास ताकतों से मुकाबला करने में सक्षम था, लेकिन इतने सारे लोगों के होने की वजह से आरव भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अपनी मम्मी के साथ घर के पीछे छिपा था। वहां पर 2 बंदूकधारी इंसान आ जाते हैं। उन बंदूकधारी इंसानों को देखकर आरव समझ जाता है कि यह उनके दुश्मन है। इसलिए आरव तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपने गुरुजी के द्वारा सिखाई हुई मार्शल आर्ट को याद करता है और फिर एक कॉफी डेडली पोजीशन लेकर उन दोनों बंदूकधारियों के ऊपर हमला कर देता है। अचानक से हुए इस हमले की वजह से वे दोनों बंदूकधारी घायल हो जाते हैं। इन दोनों की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी, इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके ऊपर हमला करने वाला एक छोटा बच्चा है, जब भी उनकी आंखों में दया नहीं थी और वह आरव के ऊपर गोलियां चला देते हैं। गोलियों से बचने के लिए आरव तुरंत एक तरफ कूद जाता है, जिससे आरव उन गोलियों से बच जाता है। लेकिन वे गोलियां उसकी मां को अपना निशाना बना लेती हैं। अचानक से गोली लगने की वजह से आरव की मां जोर से चिल्ला देती है। अपनी मां की चीख सुनने के तुरंत बाद आरव जैसे ही अपनी मां को देखता है तो उसकी मां खून में भरी पड़ी थी। अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर आरव की आंखों में मौत नाचने लग जाती है। इसलिए आरव अपनी परवाह किए बिना अंधाधुंध उन बंदूकधारियों के ऊपर हमला करने लग जाता है। लगातार 5 सालों तक प्राचीन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की वजह से आरव का पंच एकदम स्टील के जैसा हो गया था। आरव अपनी लात को एक बंदूकधारी की दोनों टांगों के बीच में खींचकर मार देता है, जिस वजह से वह बंदूकधारी दर्द में बिलबिलाने लग जाता है। उसके हाथ से उसकी बंदूक गिर जाती है और अपनी दोनों टांगों के बीच की जगह को पकड़कर वह बंदूकधारी जमीन पर गिर जाता है। इस समय
गुस्से में आरव का चेहरा एकदम लाल हो गया था, इसलिए आरव तुरंत उस बंदूकधारी की बंदूक को उठाता है और उसी बंदूकधारी की खोपड़ी में उसकी बंदूक से गोली मार देता है। अपने साथी को एक बच्चे के हाथों मरता देखकर दूसरा बंदूकधारी आरव की तरफ बंदूक उठाकर गोली मार देता है, जिससे उस बंदूकधारी की गोली आरव के कंधे में लग जाती है। अचानक से कंधे में गोली लगने की वजह से आरव के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। आरव को गोली मारने के बाद वह बंदूकधारी जोर जोर से हंसने लग जाता है। जब वह बंदूकधारी जोर जोर से हंस रहा था, तब आरव चुपके से बंदूक को उठा लेता है। वह बंदूकधारी आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी वहां पर 3 बार गोली चलने की आवाज आती है और उस बंदूकधारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस बंदूकधारी को मारने के तुरंत बाद आर्य वह अपनी मां के पास जाता है और उसे उठाने लग जाता है, लेकिन आरव की मां को 4 गोलियां लगी थीं, जिस वजह से वह इस समय आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन अब भी वह आरव की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा, मुझे पता है मैं अब तेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर आरव की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और आरव रोते हुए कहता है, हाँ बोलो मां, आप जो बोलेंगी मैं आपको वादा करता हूँ, मैं वह जरूर पूरा करूंगा। फिर आरव की मां आरव से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से दूर चला जाए और जब तक तू काबिल न बन जाए तब तक किसी को भी अपनी असली पहचान मत बताना, और मेरी मौत पर तू रोएगा नहीं। अपनी माँ की इन बातों को सुनाने के तुरंत बाद आरव अपनी माँ से चिपट कर रोने लग जाता है, लेकिन तभी उसे अपने गुरुजी की बात याद आती है। पुत्र, हमें कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुम अपने वचन को तोड़ दोगे तो तुम्हारा इस पवित्र भूमि पर पैदा होने का कोई हक नहीं है। अपने गुरुजी की बात को याद करके आरव अपने मन को मजबूत करता है और फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इन शब्दों को कहने के बाद आरव अपनी आंखों से आंसू पूंछ लेता है और अपनी माँ से चिपट जाता है। इस हादसे की वजह से यह 6 साल का बच्चा अपनी अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो जाता है। लेकिन आज आरव के परिवार पर हमला करने वालों ने आरव के दिल में अपने लिए एक चिंगारी पैदा कर दी थी, और चिंगारी को आग बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ ही देर में आरव की माँ उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। इस बार आरव अपनी माँ को आखिरी बार देखता है और उसके चेहरे पर हाथ फिराने लग जाता है, और फिर आरव हिम्मत करते हुए अपने जगह से खड़ा होता है और अपनी माँ के पैर छूकर पीछे के दरवाजे से हेरिटेज पैलेस से बाहर निकल जाता है। आरव के कपड़े उसकी माँ और उसके खून में नहाए हुए थे। आरव अपने कंधे को पकड़कर तुरंत वहां से भाग जाता है। इस समय रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आरव दौड़ते दौड़ते हेरिटेज पैलेस से काफी दूर आ गया था। तभी आरव को अपने से कुछ दूरी पर बहुत लोग दिखाई देते हैं। वे सभी लोग देखने में बॉडीगार्ड टाइप लग रहे थे। तभी आरव देखता है कि एक क्लब में से एक इंसान बाहर आता है। उसने काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और आधी बाजू की नीली और हरे रंग की प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई थी। उसके गले में मोटी सोने की चेन थी। उसके एक हाथ में मोटा सा खड़ा था और एक हाथ में घड़ी थी। उस इंसान की लंबाई तकरीबन 6 फुट की थी। उसका शरीर थोड़ा पतला था और उसने अपनी आंखों पर एक जोड़ी शेड्स की लगाई हुई थी। तभी आरव को उस इंसान के छाती पर एक हल्का लाल बिंदु दिखाई देता है जो इधर उधर घूम रहा था। आरव ने अभी अभी देखा था ये लाल बिंदु स्नाइपर बंदूक के होते हैं। इतने सारे लोगों की मौत देखने के बाद आरव नहीं चाहता था कि वह अब किसी और की भी मौत देखे, लेकिन आरव का दिमाग उसे ऐसा करने में रोक रहा था। आखिर उस अघोरी बाबा ने आरव को कैसी अंगूठी दी थी? क्या इस हमले में आरव का पूरा परिवार खत्म हो गया था? आखिर कब आरव अपनी असली पहचान उजागर करेगा? क्या आरव उस इंसान को बचाएगा? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए सुनिए